देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत सारी चीजों को छिपा रहे हैं, वो बता नहीं रही हैं कि कंडीशनल बेल मिली है और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इस बेल को आधा नहीं बनाया जा सकता केजरीवाल जी को बेल देने के लिए या किसी और को बेल देने के लिए। ये कंडीशनल बेल है और उसमें उनको एनसीआर में रहना पड़ेगा, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते और शराब घोटाले पे वो बयानबाजी भी नहीं कर सकते। शराब घोटाले पे फिर से वो बयानबाजी करके पॉलिटिकल इवेंट नहीं कर सकते। ये अपने आप में दिखाता है क्योंकि जो ईडी ने उनके खिलाफ जो बातचीत करनी थी या इंक्वायरी करनी थी, जांच करनी थी, उनको लगता है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर ली है और अब केस चलेगा। जब केस चलेगा तो आगे प्रोसीडिंग होगी और जिस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नहीं उनको तो क्लीन चिट मिल गई है, इक्वल टू क्लीन चिट है। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, रूमर है, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी इकट्ठी करने की कोशिश है। मैं आपको बता दूं, केजरीवाल जी को जब ये डिफेंड नहीं कर पाए, केजरीवाल जी को जब बचा नहीं पाए, हाई कोर्ट ने पूछा कि आपको कुछ ना मिले तो आप प्रोटेक्शन दें। ईडी से पूछा, ये कहते हैं कि ईडी के पास एविडेंस नहीं है। ईडी से जब पूछा तो ईडी ने एविडेंस दिखाए और एविडेंस दिखाने के बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल जी को प्रोटेक्शन देने से मना किया। और ये नाटक नौटंकी कैसे मिक्स करते हैं, एक कोर्ट में कहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी आप जुडिशरी कस्टडी बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाएं, वहीं दूसरी तरफ दूसरी कोर्ट में ये बेल के लिए पिटीशन डालते हैं कि हमें बेल दो। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को खींच रहे हैं, सिर्फ भटका रहे हैं, लटका रहे हैं। ये जानते हैं कि इन्होंने करप्शन किया। और मैं एक बात बताऊं कि आज आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ वॉशिंग मशीन नहीं है, इनके पास एक कुंड है जो भ्रष्टाचार मुक्ति का कुंड है, जो भ्रष्टाचार पूरी की पूरी पार्टी उसमें डालो, भ्रष्टाचार से मुक्ति हो जाती है। इन्होंने एनसीपी शरद पवार जी की जो पार्टी है उसको भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। कांग्रेस के सारे लीडर जिनके पास करोड़ों मेंबर हैं, वो जो कहते हैं उनको भी इन्होंने भ्रष्टाचार से मुक्त कर दिया। जितनी भी 27 पार्टियां आई, कुंड में नहलाया, कुंड में डाला और उनको मुक्त कर दिया। और रामलीला मैदान में उन्हीं बात तो ठीक है सरिता जी, क्योंकि वो कुंड में नहा लिए, इनके पास भ्रष्टाचारी। खेमचंद जी, लेकिन सरिता जी से सवाल लूं मैं इससे पहले, एक एलिगेशन जो आपके ऊपर है कि भाई 95% और 5% का क्या रेशियो है, यह किस तरह का अनुपात है, यह अनुपात तय कैसे होता है? 95-5% का क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्या एलिगेशन लगाया इन्होंने? इन्होंने कहा कि 95% जो कार्रवाई हुई है 2014 के बाद से वो विपक्षी नेताओं पर हुई है, 95%, जबकि 2004 से 2014 तक ये अनुपात 65-35 का था कि 65% विपक्षी नेता टारगेट पर आते थे रिपोर्ट्स के मुताबिक और 35% बाकी नेता। लेकिन इस बार यह आंकड़ा 95-5 का चला गया। तो ये जानना चाह रहे कि 95% किस हिसाब से तय किया गया? मैं लॉजिक का आंसर देता हूं। 2014 से पहले आम आदमी पार्टी किन पार्टियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी? आप निकालिए। 100% उन्हीं पार्टियों के खिलाफ आरोप लगाती थी जिन पे आज कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के खिलाफ लगाती थी, एनसीपी के खिलाफ लगाती थी, एसपी, आरएलडी, इन सभी पार्टियों के खिलाफ, एमडी के, ये जितने भी पार्टियां हैं उन्हीं के खिलाफ वो आरोप लगाते थे। उन्हीं पे हम तो आप ही की बात मान रहे हैं। आपने जो फैक्ट और फिगर पब्लिक डोमेन में डाले, आपने जो आरोप लगाए और जो आज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए इन पे कार्रवाई कर रही है। और आम आदमी पार्टी खुद भी अपनी नैतिकता उन्होंने छोड़ दी। आम आदमी पार्टी जो बड़े बड़ी बातें करती थी कि आरोप लगा इस्तीफा दे दो, आरोप लगा पद छोड़ दो, आरोप जब तक गलत सिद्ध ना हो जाए तब तक आप वापस ना हो, उनको भी उन्होंने तिलांजलि दे दी। जो उनका भ्रष्टाचार मुक्त कुंड है उसमें खुद की पार्टी को भी उन्होंने भ्रष्टाचार। ठीक है, मैं सरिता जी आपके पास आऊं। आप कह रहे हैं कि भाई शरद रेड्डी ने बीजेपी को 60 करोड़ रुपए क्यों दिए, सवाल पूछ रहे। मैं सवाल का जवाब आपसे लूं, लेकिन बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। सरिता जी, इसके बाद मैं सबका सवाल लेकर आपके पास आऊंगा। विनय जी काफी देर से वेट कर रहे हैं। विनय जी, जब आम आदमी पार्टी आई, मुझे याद है रामलीला मैदान में मैं उस वक्त जाया करता था और रिपोर्ट्स भी बनाया करता था। तो आम आदमी पार्टी जब आई, आम आदमी पार्टी ने कहा कि भाई हम इस देश की राजनीति से गंदगी साफ करने आए। अगर मैं कुछ गलत हो तो मुझे बताइएगा, मेरे रिमार्क्स को अगर आप लोगों को लगे कि भाई ये लाइनें नहीं थी तो मुझे ठीक भी कर दीजिएगा। उन्होंने कहा कि भाई जितनी पार्टियां हैं इस देश में, सारी पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं करप्शन है। निशाने पर कांग्रेस पार्टी थी, इसके अलावा बाकी पार्टियों के ऊपर भी आम आदमी पार्टी लगातार बोलती रही। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन पार्टियों के साथ आम आदमी पार्टी ने अलायंस कर लिया। चलिए, अलायंस का फैसला किसी पार्टी, किसी दल का अपना हो सकता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन पार्टियों को आपने करप्ट बताकर अपनी पॉलिटिकल जमीन तैयार की, आज आप उनके साथ खड़े। विनय जी। जी विवेक जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। खेमचंद जी ने भी यही कहा है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आज जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े माइंडेड के साथ आई है, बड़े विराट जो है
बहुमत के साथ आई है। आप हमारे उत्तर प्रदेश में एक ओम प्रकाश राजभर है। ओम प्रकाश राजभर के बारे में खेमचंद जी ने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा। इसी चुनाव से पहले कौन कौन से आरोप ओम प्रकाश राजभर ने भाजपा पे नहीं लगाए थे और भाजपा ने ओम प्रकाश राजभर पे नहीं लगाए थे। शायद इतने गंदे तरीके से शायद टीवी पे बोलने में भी शर्म आती है। लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर और भारतीय जनता पार्टी एक साथ है। कि किस तरीके से लोग आप पे आरोप लगाते थे और आप इन पे आरोप लगाते थे, और आप तो आज भी आम आदमी पार्टी और खेमचंद जी आप तो अपने विचारधारा से अलग अलगाववादियों से भी समझौता कर लिए। आपका कोई स्तर है हिंदुस्तान के और सबसे कोई करप्ट पार्टी है तो वह है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, आप जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसमें जितनी भी हिंदुस्तान की करप्ट पार्टियां है, चाहे शरद रेड्डी हो, उन्होंने 5 करोड़ दिया, 6 महीने में उनका बेल हो गया। ये भ्रष्टाचार का अड्डा है। जितने भी अल्ली बाबा के जो एक समूह है, जो अल्ली बाबा का गिरोह है, आज वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्ली बाबा के नेतृत्व में आज विराजमान है। हिंदुस्तान की सबसे करप्ट पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। आप लोगों को शर्म भी नहीं आता है? हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आप माल्या से पैसे लेके माल्या को देश छोड़ने से देश से बाहर कर देते हैं। आप नीरव मोदी से घूस लेकर के उसको, देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा, लेकिन 24 के पहले ये सियासी दंगल बहुत बड़ा हो गया। विनय जी खेमचंद जी एक एक करके देखिए, बात समझ में नहीं आएगी। अगर दोनों एक साथ बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। एक एक करके को हिंदुस्तान खत्म कर देगा। ठीक है, ठीक है, खत्म करना ठीक है। विक्रम जी को लिखा है, विक्रम जी कुछ कहना चाहते हैं। यहाँ के किसान खत्म करना चाहते हैं। विक्रम जी ठीक है, विनय जी आ रहा हूं आपके पास। विक्रम जी को लेकर आइए, सुशील जी को स्क्रीन पर लेकर आइए। विक्रम जी, इस डिबेट में एक बात जो बार बार जिसके ऊपर मैं सभी मेहमानों का, आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं, दर्शकों का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आप लोगों ने मिलकर आम आदमी पार्टी को एम्पल पावर दिया है 2024 से पहले, एम्पल पावर। अब इसका मतलब यह है कि आम आदमी पार्टी के सिंपैथाइजर्स भी बढ़ रहे हैं, वोट बैंक में भी इजाफा होगा और आम आदमी पार्टी का प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों से हो रहा है बगैर पैसा खर्च किए। और मुझे बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरी बात, विक्रम जी जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि पंजाब में आपका मुकाबला आम आदमी पार्टी के साथ, दिल्ली में आपको साफ करके आम आदमी पार्टी आई। उन्होंने अपने भाषण में कई बार कहा कि भाई हम शीला दीक्षित को जेल के अंदर डाल देंगे, आप हमें, हमारी सरकार बनाई, हमें पता है इन्होंने क्या करप्शन किए हैं। ये बातें थी। अब जाकर आज की तारीख में जो सिनेरियो बना है, कल की डेट में क्या आम आदमी पार्टी आपको और जगहों से रिप्लेस कर देगी 2024 के बाद, जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी पावरफुल हो रही है? विक्रम जी देखिए, पंजाब में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं। दिल्ली में तो मिलकर के लड़ रही हैं जी। गुजरात में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है, गोवा में कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन इंडिया गठबंधन हुआ है, तो गठबंधन की मान मर्यादा को समझते हुए बहुत सारे ऐसे कदम होते हैं जो उठाने आपस में मिलकर के जरूरी होते हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं आज जिस प्रकार का विक्रम जी मेरा सवाल ये नहीं है जी। विक्रम जी मेरा सवाल ये नहीं है, मैं अपने मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या आम आदमी पार्टी धीरे धीरे कांग्रेस से ज्यादा पावरफुल होती चली जाएगी? मेरा सवाल ये है। आप जिस एक मंच पर एक साथ खड़े हैं, जहां पर आप साथ दे रहे हैं, पहले आपसे इसके आगे क्या परिदृश्य क्या होगा, मैं वो जानना चाह रहा हूं। अब मेरी बात सुन लीजिए। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, आप मेरी बात सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि गठबंधन में कौन ताकतवर है कौन कमजोर है, सारी पार्टियां मिलकर के गठबंधन बना करके एक गठबंधन बनता है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार कर्नाटका में सरकार है, तेलंगाना में सरकार है, झारखंड में मिलीजुली गवर्नमेंट है, हिमाचल में सरकार है, चेन्नई में मिलीजुली सरकार है। आप ये मत सोचिए कौन ताकतवर कौन कमजोर। हमारा एक ही एजेंडा है कि आज महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, आज बेरोजगारी, युवा परेशान है, पढ़ा लिखा नौजवान परेशान है, आज नौकरियां नहीं मिलती। आप पहले पुराने थोड़ा सा पीछे जाइए समय में, तो एक एक गली में मोहल्ले के अंदर 4-4, 5-5 सेक्शन ऑफिसर होते थे, पेपर अटैच कराने लोग जाते थे। आज सरकारी नौकरी के अधिकारी नहीं हैं,
आप समझ नहीं रहे बात को कि ये डाइवर्ट किया जा रहा है ईडी सीबीआई चला करके कि जो बेसिक मुद्दे हैं, आज सरकार जो असली मुद्दे हैं उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। खेमचंद जी आप आप इलेक्ट्रल सुशील जी के पास आ रहा बॉन्ड हूं। को दबाने की कोशिश की जा रही है। और आप विक्रम जी को समझ स्किल लीजिए बनाइएगा। बात को जी। कि आज जो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में फर्क नजर आने लगा है। और गठबंधन की बात प्रधानमंत्री जी कहते थे एक अकेला सब पे भारी, और आज वो खुद गठबंधन की बैसाखी पे चल रहे हैं। नहीं मैं विक्रम जी, मैं ये सारी बातें ठीक है, आप चुनाव में इन मुद्दों को लेकर जाएंगे। जो बात मैं जो समझना चाह रहा हूं, दर्शकों का जो रिक्वेस्ट मेरे पास बार बार आ रहा है, मेरा सवाल ये है कि क्या 24 से पहले आम आदमी पार्टी को आप लोगों ने बहुत ज्यादा पावरफुल कर दिया है, और आम आदमी पार्टी पावरफुल होगी तो इस देश की ही एक राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, मुकाबला आप ही लोगों से करेगी, आप लोगों के ही वोट बैंक से किसी का वोट जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने ना आम आदमी पार्टी को पावरफुल किया है, ना टीएमसी को किया है, ना एसपी को किया है, ना आरजेडी को किया है। कांग्रेस पार्टी ने जो मजबूत किया है, इंडिया गठबंधन को मजबूत किया है। अब देखिए, मैं तो इशारा ही कर सकता हूं, बाकी आप समझदार हैं, मेरे इशारे को समझ रहे होंगे। सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हो? सुशील व्यास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशील जी, नहीं, आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे थे। मैं वही पूछना चाह रहा था जो सवाल मेरा विक्रम जी से था, वही सवाल आपसे भी है। उनका एलिगेशन कुछ और है कि भाई मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ईडी सीबीआई को लेकर आ रहे हैं क्योंकि 24 का चुनाव है और सरकार एंटी इनकम्बेंसी के लहर से जूझ रही है। सुशील जी, नहीं, सारी प्रक्रिया जो हो रही है, जो जिसके खिलाफ भी कोई एक्शन हो रही है, कोई ये तो बता दे कि किस कानून के खिलाफ जाकर हुई, किस कानून को तोड़ा गया, और वो कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट उनको अगर कोई रियायत नहीं दे रही है, तो कहीं न कहीं जो कुछ प्रक्रिया चल रही है, जो कार्रवाइयां हो रही है, वो कानून के तहत हो रही है। कोई ये कह रहा है कि बिना कानून के, कानून को तोड़ के हो रही है। और अगर ऐसी बात थी तो जब केजरीवाल जी 8-10 समन पे नहीं गए ईडी के बुलाने पे, तब किसी ने नहीं कहा ये गलत हो रहा है। आज उनकी जगह कोई, मान लो शिवसेना या दिखाई दे रहा है देश में कोई नेता हालात बद 8 से समन के बदतर बाद होते जा रहे हैं, हाजिर नहीं होता, महंगाई आसमान छू रही है, गलत है। नहीं, सवाल मेरे से जो प्रश्न पूछा गया, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, एक एक करके विक्रम जी, एक एक करके प्लीज वेट कीजिएगा। सरिता जी का टर्न है, सरिता जी को लेकर आइएगा और सुशील जी को स्किल बनाएगा। विक्रम जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूं। थोड़ा सा वो भूत उतारिए जरा, जी, सबको सुनना सीखिए। तो ये सवाल है कि अगर कोई दूसरी पार्टी का नेता 8-8 समन पे नहीं जाता ईडी के सामने, तो क्या वो जायज होता? तो सवाल है, प्रक्रिया के तहत कुछ काम हो रहा है, तो इसमें किसी को बड़ा बनाना, मजबूत बनाना, ऐसा हमें तो कहीं नहीं लग रहा देश में कि उनके प्रति कोई सिंपैथी कहीं मिल रही हो। सवाल है कि आपके ये पहला नेता नहीं गया है, इन्हीं की पार्टी के चौथे नेता तो जेल में गए हैं इसी कांड में। सवाल वो नहीं है कि अनशन तो कर रहे हैं, 7 तारीख को अनशन का ऐलान किया है, देश भर में अनशन करेंगे, देश भर में कार्यक्रम करेंगे। अब ऐसा है विवेक जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हर आदमी अपना इवेंट करता है, ठीक है, वो हो जाए, लेकिन जनता सब जानती है, जनता इस देश की प्रबुद्ध है, जनता बहुत समझदार है, जनता जानती है कौन क्या है। ठीक है तो सरिता जी, उस बात से चिंतित नहीं है। ठीक है सरिता जी, जब समन्स आ रहे थे तो समन पे अरविंद केजरीवाल जी को जाना चाहिए था, हालांकि उनका जवाब यह है कि भाई उन्होंने उसका लीगली आंसर भिजवाया था कि आपका समन असंवैधानिक है, इस तरह का जवाब दाखिल किया गया था। लेकिन कह रहे जब वो प्रक्रिया चल रही थी, जब समन को दरकिनार किया जा रहा था, तो फिर उस समय ये अनशन और ये आंदोलन क्यों नहीं हुआ था? वो भी तो एक कानूनी प्रक्रिया थी, आज भी कानूनी प्रक्रिया फॉलो हो रही है, तो आज आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। सरिता जी, ये बात हम पिछले 2 साल से लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। और ये जो भी मैं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता है जो भी कह रहे थे, तो मैं तो इनकी हालत समझ सकती हूँ कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात इनकी है कि शरद चंद्र रेड्डी जो भारतीय जनता पार्टी को 60 करोड़ का रिश्वत दे देता है, उस पर इनके पास कोई जवाब नहीं है। मंगुट्टा रेड्डी जिसको आंध्र प्रदेश से एनडीए अलायंस टिकट दे देती है, उस पर ये कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। पूरा देश आज जान चुका है कि नरेंद्र मोदी जी अकाउंटिंग मनी, ब्लैक मनी जो आम आदमी पार्टी ने ली, 2% से 12% कमीशन किया और 6% से ज्यादा किकबैक लिया। अकाउंटिंग मनी जिसमें आपने जीएसटी कम की, आपने एक्साइज कम किया, और जो मार्जिन बचा, मार्जिन के तहत आपने जो कमीशन गोली की, ब्लैक मनी ली, हमारा क्या उसको कहते हैं। एक एक करके खेमचंद शर्मा में आ रहा हूं आपके पास, खेमचंद शर्मा में आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। आम आदमी पार्टी
जो ये भारतीय जनता पार्टी इससे है, आपकी क्रेडिबिलिटी इससे डाउन भारतीय होगी, जनता पार्टी इससे बहुत आपकी परेशान है। विश्वसनीयता खत्म इससे होगी। भारतीय जनता आप पार्टी का लॉजिकल पेट में बात बहुत नहीं दर्द है। करेंगे तो और कोई दूसरा, आपको सीरियस जो नहीं लेगा। 31 मार्च को बात रामलीला कर रही मैदान है, में हवाला पूरा विपक्ष केजरीवाल ने किया भारतीय है, जनता पार्टी की केजरीवाल ने लिया तानाशाही के है, खिलाफ खड़ा रिश्वत हुआ। आप लोगों ने पूरा लिया है, विपक्ष रिश्वत एक बैंक जुट में हुआ आप लोगों ने कि जो लिया आज है। देश आप में संविधान से जो की लिंक कर रहे धज्जियां हैं, भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है, आज पूरा देश उसके खिलाफ खड़ा है। आप तो ये पहले जो कहते अलर्ट हो रहा है, तो इससे भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत कष्ट है, क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि 2024 में देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। देश की जनता ये समझ चुकी थी कि जो ये जुमले करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उसका अपना कोई वादा पूरा नहीं कर पाई है। कोई जी, एक एक काम करके नहीं एक एक कर करके पाई एक एक है। करके एक एक तो करके एक एक आज करके ये साफ दोनों तौर की से तरफ से एक एक साबित करके होता है, सरिता जी का जवाब पूरा होना भारतीय जनता चाहिए। पार्टी जी, को भ्रष्टाचार से लेना देना नहीं है। वो पूरी तरीके से राजनीति करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश खेमचंद जी देखिए, बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार करने से कोई लेना देना नहीं है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करने से लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी ना खाती हो ना खाने देगी। और अभी इन्होंने बात की कि भाई केजरीवाल जी की, इसका अगर भ्रष्टाचारियों से लेना देना है तो शरद चंद्र रेड्डी से अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ममता रेड्डी को आपने टिकट कैसे दे दिया? अजीत पवार जी आपकी पार्टी में कैसे आ गए? बिंदु अधिकारी पे आप क्या बोलेंगे? हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने आसाम से मुख्यमंत्री कैसे बना दिया? तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया है कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़ा है। भारतीय जनता एक एक करके सरिता जी खेमचंद शर्मा जी एक एक करके भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसीलिए 60 करोड़ का रिश्वत वो शरद चंद्र रेड्डी से लेती है, और जिसपे आज पूरी भारतीय जनता पार्टी बात करने को तैयार नहीं है। पर पूरा देश ये बात देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, और इसीलिए 2024 में जो ये 400 पार का नारा लेके आया है, 40 के नीचे से भारतीय जनता पार्टी सिमटने वाली है, क्योंकि पूरे देश को पता है कि नरेंद्र मोदी देश में पार्टिसिपेट तो कर रहा है। शरद रेड्डी के बारे में बात की जा रही है, इसमें कुछ तथ्य मैं क्लियर करना चाहता हूँ। 3 अप्रैल को एक सेकंड सरिता सिंह जी आपका सवाल सिर्फ बीजेपी से, एक सेकंड सुनिए ना प्लीज सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनिए सरिता जी प्लीज। मैं सुशील व्यास जी से कमेंट लूंगा, फाइनल आंसर, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। 3 अप्रैल 2021 को शरद चंद्र की कंपनी ने 2.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और सभी बॉन्ड टीडीपी को दिए। सुन रहे ना व्यास जी, सुशील जी सुनिएगा। 5 जनवरी 2022 को अरविंदो फार्मा ने 3 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। 8 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 15 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, एक बॉन्ड तेलंगाना की पार्टी बीआरएस को दिए गए, भारत राष्ट्रीय समिति को, जो कभी पहले टीआरएस हुआ करती थी। 7 जुलाई 2022 को कंपनी ने 1.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, सभी बॉन्ड बीजेपी को दिए गए। बॉन्ड तो अलग अलग पार्टियों को डिस्ट्रीब्यूट हुए। ये सच्चाई है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये प्राइमरी तौर पर बॉन्ड खाली बीजेपी को ही नहीं मिला है, सभी पार्टियों को मिला है। नहीं, ये तो कुछ मैंने चंद डिटेल्स निकाले हैं। 3 अप्रैल और 8 नवंबर 2023 के बीच अरविंदो फार्मा ने कुल 52 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसमें टीडीपी भी है, बीआरएस भी है, इसमें बीजेपी भी है, इसमें अलग अलग पार्टियां भी हैं। मैं यही कह रहा हूं, फिर आप एक दल विशेष को कैसे आरोप लगा सकते हैं? बाकी चलो किसी को मेजर मिल गया, बाकी जिनको छोटे छोटे रूप में भी मिला वो भी तो बताएं क्यों मिला। उन्होंने कौन सा धंधा दिया अगर बीजेपी ने धंधा देने का आरोप लग रहा है उनके ऊपर?